Hello, welcome to my channel Apastrophysics, a complete class note series. आज हम लोग एक आइडिया लेंगे about the electrical capacitance. What is the meaning of the electrical capacitance? Electrical capacitance of a conductor, it is the measure of its ability to hold electric charge. लेकिन इतना ही बात sufficient नहीं है, जो कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं. ये जो कैपेसिटी की बात हम कर रहा हूँ, ये ऑर्डिनरी कैपेसिटी जैसा नहीं है. जैसे वाटर बोतल 1 liter capacity, that means you can total amount of water pour into it, that is 1 liter. मतलब 1 ही लीटर रख सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस मतलब कितना टोटल चार्ज रख सकते हो नहीं है. देखा जाए क्या है वो और कैसे हम लोग और अच्छा तरीके से इसको डिफाइन करेंगे. When an insulated conductor is given some charge, it acquires a certain potential and this potential increases with the increase the amount of charge. अब कोई भी कंडक्टर है, हम जिसको बार हम चार्ज देते जा रहा हूँ, जितना चार्ज दिया जाएगा इतना ही इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा. Q varies as V. Q is at any moment amount of charge in that conductor and V is the potential. So Q is equal to C into V. It is a proportionality constant and it is known as capacitance of the conductor. This is constant for a particular conductor. This constant will be different for the different conductor. अलग अलग कंडक्टर लेंगे, C के वैल्यू डिफरेंट अलग हो जाएगा. C नॉट डिपेंड्स अपॉन Q एंड V. बाद में इसके बात करते हैं. तो फ्रॉम दैट इक्वेशन you can write C is equal to Q by V. That means capacitance that is equal to charge divided by potential. अभी इसका यूनिट हम लोग डिफाइन करेंगे. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. उससे पहले व्हाट इज द C, इसको भी डिफाइन कर लिया जाए. हम इसको दो तरीके से समझ सकता हूँ. C is equal to Q by V. When V is equal to 1, C is equal to Q. इसका मतलब है अगर कोई कंडक्टर है उसमें अभी वोल्टेज 1 वोल्ट है, पोटेंशियल एट दैट टाइम कितना चार्ज उसके पास है, दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर. यू कैन थिंक इट अबाउट इन द डिफरेंट वे. मान लीजिए ऑलरेडी कुछ वोल्टेज था, कुछ चार्ज था, इसका हम डेल्टा क्यू चार्ज दिए एंड आफ्टर गिविंग द डेल्टा क्यू चार्ज टू द कंडक्टर, डेल्टा V is the 1, that means increase of potential is the 1 volt in SI system. Then C will be delta Q. When delta V is the 1, C will be delta Q. ये जो बात है मैथमेटिकल लैंग्वेज, इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख देते हैं तो हो जाता है व्हाट इज द कैपेसिटेंस, उसका डेफिनेशन. और इसी को लिखना है. एग्जाम में अगर पूछा जाए तो इसको लिखना है. क्या चीज है? Hence the capacitance of a conductor can be defined as the charge required to increase the potential of the conductor by unit amount. मतलब यूनिट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जितना चार्ज देना है कंडक्टर में, वो हो गया उसका कैपेसिटेंस. अभी कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ना साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर, नेचर दैट इज परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, मतलब कहाँ रखा हुआ है वो कंडक्टर. और सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर इन इट्स नेबरहुड. उसका आसपास कोई कंडक्टर अगर रखते हैं तो क्या होगा, तो उसमें भी कैपेसिटेंस का वैल्यू चेंज होता है. इसमें एक बात थोड़ा ख्याल रखिएगा, कैपेसिटेंस नॉट डिपेंड्स अपॉन Q and V because in this equation C is a constant that is not depends upon the Q and V. इसका मतलब यही है Q 0 होने से भी C जितना होगा, V 0 होने से भी इतना ही होगा, Q बहुत ज्यादा होने से भी इतना ही होगा. एक कंडक्टर है, तो आप सोचोगे वहाँ चार्ज देंगे तभी इसका कैपेसिटेंस होगा, ऐसे बात नहीं है. घर में रखा हुआ है कोई भी कंडक्टर, आपका जितना अटेंसिल से मेटेलिक, अब जितना डोर है जहाँ मेटेलिक पार्ट है, एक छोटा सा टिप ऑफ द बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन, वो भी मेटल है, उसका भी कैपेसिटेंस है. सबके कैपेसिटेंस है. ऐसा नहीं है कंडेंसर जो कैपेसिटेंस बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसका कैपेसिटेंस है. अभी
जो कैपेसिटेंस का यूनिट थोड़ा पहले जो बात कर रहे थे, यूनिट क्या होगा, तो कैपेसिटेंस इट इज ए क्वांटिटी, तो इसका यूनिट होना चाहिए। इसका ऐसा सिस्टम में यूनिट जो होता है फेराड होता है। ये फेराड नाम लिया गया माइकल फेराडे से। तो 1 फेराड हम लोग समझेंगे कितना होगा। तो इक्वेशन अगर देख लिया जाए, इक्वेशन था C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्यू इज द 1 कूलम, उस टाइम अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी द 1 फेराड। एंड व्हेन यू राइट इट इन लैंग्वेज, द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फेराड if the addition of charge of 1 coulomb to it increases its potential by 1 volt। मतलब बहुत ही सिंपल है, आप इसको पहले लिखो 1 coulomb by 1 volt, अब देख देख के उसको लैंग्वेज में लिख दो, देन व्हाट विल बी द 1 फेराड। 1 फेराड हम लोग डिफरेंट वे में भी लिख सकता हूँ, जैसे कूलम पर वोल्ट, पर कूलम नीचे वोल्ट को बदल जूल पर कूलम भी लिख सकता हूँ, वोल्ट मतलब तो जूल पर कूलम, तो ऊपर जाए कूलम स्क्वायर हो गया। अगर कूलम होता है एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड का स्क्वायर हुआ। जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर। फ्रॉम दिस नाउ वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। कैसे, मैं यहाँ पर देखो, ये वाला ए एम्पियर, इट मे बी रिटन आई, कोई आई कैपिटल आई को यूज करते हैं करंट के लिए। एस सेकंड टाइम होल स्क्वायर, नीचे देखिए न्यूटन, न्यूटन हो गया एम एल टी माइनस 2, मीटर के लिए एल आ गया। अल्टीमेटली डायमेंशंस क्या मिल गया ना, -1 फॉर एम, -2 in L, 4 in T and 2 in A. A means ampere. ना कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। एक बात हम लोग इसमें ट्रेस दे रहा हूँ, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, तो उससे कैपेसिटेंस कितना होगा। साथ साथ हम लोग 1 फेराड कितना बड़ा यूनिट है, एक्चुअली 1 फेराड बहुत ही बड़ा यूनिट है, उसके बारे में हम लोग परसेप्शन भी होगा इसमें। तो इसमें कोई एक मेटालिक स्फेयर, कंडक्टिंग स्फेयर जिसके रेडियस कैपिटल आर, इसमें क्यू चार्ज दिए हैं, एंड यू नो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेसन, तो जितना चार्ज मेटल में दिया जाए सब बाहर में आ जाता है, सरफेस में आ जाता है। ऑल द क्यू चार्जेस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। तो अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर में फील्ड भी नहीं होगा, गॉसेस थ्योरम लगा दो, नो नेट चार्ज तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वोल्टेज भी इज द कांस्टेंट, वो कहाँ से मिलता है ना, E इक्वल टू माइनस डीवी dt, तो dv इज द 0 देन v इज द कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होगा इसमें। अभी पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस कितना होगा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई आर होगा। पोटेंशियल सरफेस में जो होगा अंदर में वही होता है, वही मेटेलिक ऑब्जेक्ट इसमें चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, तो उसको अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और v कांस्टेंट होता है, जो सरफेस में होता है वही अंदर में भी होगा। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, सोच लेते हैं स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस और पोटेंशियल एट द सरफेस। एट दैट टाइम we consider the total charge such that or supposed to be concentrated at the center, तो उसके लिए जो मिलता है ये मिलता है, ये प्रीवियस लेसन में था। तो अभी इसको अगर प्रीवियस लेसन आप देखे नहीं तो इसको भी याद रखिए, अभी v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाई r। नाउ कैपेसिटेंस क्या होगा स्फेरिकल कंडक्टर का ना, c इक्वल टू q बाई v, अभी v के वैल्यू आप पुट कर दीजिए, c इक्वल टू q बाई v, तो यहाँ पर v का वैल्यू q डिवाइड बाई v का वैल्यू पुट कीजिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, क्योंकि कैंसिल आउट ईच अदर, तो c इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। नाउ यू ऑब्जर्व इट, इसमें q का टर्म नहीं है, मतलब चार्ज दिया जाए तो भी कैपेसिटेंस होगा, नहीं है तो भी कैपेसिटेंस है उस पेयर का, कंडक्टिंग स्फेयर, बट दैट डिपेंड्स ऑन द साइज, दैट मींस r, c वेरीज r। ये जो हम लोग लिखे हैं इट इन एसआई सिस्टम लिखे हैं, अगर आप सीजीएस सिस्टम में कहीं भी यूनिट देखोगे ना, वहाँ सिस्टम में यूज किया जाता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, सी का डायरेक्ट r होता है। तो कोई बुक में ऐसा भी अब मिल जाए कहीं कहीं कोई क्वेश्चन देखते हुए जो कैपेसिटेंस का यूनिट सेंटीमीटर में दे दिया, सीजीएस सिस्टम में ऐसा किया जाता है। यहाँ पर हम लोग ऐसे सेंटीमीटर यूज नहीं करेंगे, फेराडे यूज करेंगे। तो अजीब सा लगता है सेंटीमीटर कैसे हो गया, जैसे प्रेशर के यूनिट मरकरी का सेंटीमीटर में दे दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो सेंटीमीटर है। यहाँ पर तो हम लोग फेराडे यूज कर रहा हूँ, फेराडे मतलब होता है कूलम पर वोल्ट,
तो 1/4 ऊपर में 4 आ गया, तो इतना एक फॉर्मूला हो गया। प्लस स्पेयर के लिए जो कैपेसिटेंस होता है तो C इक्वल टू 4 इंटू R होता है। अभी उससे हम लोग लिख सकता हूँ जो R इक्वल टू 1/4 इंटू C। C मतलब कैपेसिटेंस, R इज द रेडियस। ना तो इसमें मेटल होना ही चाहिए, कौन सा मेटल कोई जरूरत नहीं, कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मेटल मतलब कंडक्टर होना चाहिए, कौन सा कंडक्टर उसका भी कोई टर्म नहीं है। अगर एक सिल्वर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, दोनों का स्पेस सेम है, दोनों कैपेसिटेंस सेम है। नॉट डिपेंड्स अपॉन द मेटीरियल, नॉट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ चार्ज, नॉट डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल ऑन द चार्ज ऑब्जेक्ट। तो किसके ऊपर ना, साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं। सराउंडिंग मीडियम, हाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट देख रहे हैं एप्सिलॉन हो जाएगा अगर सराउंडिंग मीडियम फ्री स्पेस नहीं हो, दूसरा कोई मीडियम हो, तब इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये तो हम पहले बोल चुके हैं, सराउंडिंग मीडियम को सेफ साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो 1 फेराडे मान लीजिए है, 1 फेराडे, 1 फेराड नॉट फेराडे, सॉरी फेराडे दूसरा एक यूनिट है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है उसको 1 फेराडे बोलते हैं। ये थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, फेराड नॉट फेराडे। तो 1 फेराड मान लीजिए कोई एक स्पेयर है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड। तो 1 फेराड जो होगा तो उसका रेडियस कितना होगा, कोई कंडक्टिंग स्पेयर है उसका रेडियस कितना होगा। तो C इक्वल टू 1 F यहाँ पर पुट कर दीजिए। इसका तो वैल्यू हम जानते हैं 1/4 9 इंटू 9 इंटू 1 इंटू मीटर, दैट मीन इतना मीटर हो गया। इसका मतलब हो गया है 9 इंटू 10⁶ किलोमीटर, दैट मीन्स 90 लाख किलोमीटर। आप सोच सकते हैं 1 फेराड, इसे एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट जिसका साइज कैसा होगा, जिसका रेडियस होगा 90 लाख किलोमीटर। This is about 1500 times the radius of the earth. तो 1 माइक्रोफेराड कितना है? माइक्रोफेराड हम देखो यहाँ पर फेराड बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं। छोटा यूनिट हम लोग यूज करते हैं। कौन सा छोटा यूनिट यूज करते हैं? मिली फेराड, माइक्रोफेराड मतलब 10⁻⁶ फेराड। नैनो यहाँ लिखा नहीं गया, नैनो फेराड भी होता है 10⁻⁹ फेराड। पिको फेराड 10⁻12 फेराड। दिस इज द प्रैक्टिकल पर्पस यूनिट, बिकॉज 1 फेराड इज वेरी लार्ज यूनिट। इसका मतलब हमको समझ में आ रहा है 1 फेराड कितना लार्ज। अरे 1 माइक्रोफेराड भी कितना बड़ा। 1 माइक्रोफेराड दैट इज 9 किलोमीटर रेडियस, दैट मीन डायमीटर इज 18 किलोमीटर। आप घर में 1 फेराड रख सकते हैं, 2 फेराड रख सकते हैं आपका घर के अंदर में। इज इट पॉसिबल? हाँ, अच्छा देखा जाए और एक कहानी। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन मिला हम लोग को? 1 फेराड इज वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। It is not possible to have a single isolated conductor of very large capacitance. एक सिंगल आइसोलेटेड, बार बार एक बात कर रहा हूँ, आइसोलेटेड, बी केयरफुल अबाउट इट। एक सिंगल आइसोलेटेड कोई कंडक्टर है, चाहे स्फेरिकल हो चाहे दूसरा शेप का हो, उसका 1 माइक्रोफेराड भी रखना मुश्किल है। 1 माइक्रोफेराड आप कैसे रखोगे? 10⁻⁶ फेराड, 9 किलोमीटर रेडियस। अर्थ एक कंडक्टर, अर्थ को हम लोग कंडक्टर मानते हैं और अर्थिंग भी करते हैं, जिसके रेडियस अराउंड 6400 किलोमीटर। तो अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, मतलब इतना चार्ज देने से 1 वोल्ट उसका इंक्रीज होगा, बढ़ते कैपेसिटेंस 1 फेराडे होगा। 1 फेराड होगा, माइक्रोफेराड होगा, कितना होगा, मिली फेराड होगा देखा जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग के पास है, कौन सा फॉर्मूला? C इक्वल टू 4πε इंटू आर। आर इज गिवन 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। 1/4πε का वैल्यू हम जानते हैं 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब पर। तो कैपेसिटेंस कितना होगा अर्थ का, इसका वैल्यू कितना है 1/4πε का, तो 1 डिवाइड बाई हो जाएगा। तब 1/4πε अगर इतना होता है तो 4πε होता है 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁹ इंटू आर। वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, आर कितना हो गया 0.771 इंटू 10⁻³ फेराड, that is 7/1 10⁻⁶ farad, that is 711 microfarad only, not 1 millifarad, 1 millifarad भी नहीं। तो ये जो है, तो बात ये होता है जो सर, तो हम लोग ढीले में क्या 1 माइक्रोफेराड भी रियलाइज नहीं कर सकते हैं, अब नहीं बना सकते हैं। ऐसा कोई कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस मतलब बनता है फ्रॉम द अबव कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग कैपेसिटर, अभी तो कैपेसिटर की बात नहीं की, हम कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर की बात कर रहे थे। From the above discussion, we observe that
Even 1 microfarad capacitance is a very large unit of capacitance. To obtain it, we have to take one isolated spherical conductor whose radius is 9 km. That is quite impossible task for us. But in our daily life, oftenly we use 2 microfarad, 25 microfarad, 2.5 microfarad, 50 microfarad. कहाँ पर देखा ही मिलेगा? आपका जो इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर देखोगे, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट उसके साथ अटैच किया जाता है फैन में, और आप घर में भी होगा पुराना, उसमें देख लेना है, इतना माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है, मोर देन 1 माइक्रोफेरेड लिखा हुआ है। और ऐसा माइक्रोफेरेड इतना कैपेसिटर को इलेक्ट्रिकल दुकान में तो पूरा डब्बा का डब्बा रहता है, बहुत सारा है। तो थोड़ा पहले जब हम सोच रहे थे 1 माइक्रोफेरेड मतलब 9 किलोमीटर, तो 2 माइक्रोफेरेड मतलब रेडियस होगा 18 किलोमीटर। ऐसा तो प्रैक्टिकली है नहीं। प्रैक्टिकली हम लोग वो छोटा छोटा साइज जो पॉकेट में ले जा सकता हूँ उसको भी 2 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड, 25 माइक्रोफेरेड होता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसको हम लोग सिंगल कॉन्टैक्ट नहीं बोलते हैं। ये सब क्या है ना, मार्केट का नाम हो गया कॉन्डेंसर। हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कैपेसिटर, दोनों ही बोलते हैं, कैपेसिटर और कॉन्डेंसर। इन्हें कॉन्डेंस वे में रखा जाता है। तो है क्या चीज ना, वही कैपेसिटर है। तो वो कैसे, कैपेसिटर का मैकेनिज्म समझने के लिए एक कुछ सिचुएशन देखा जाए। पहले हम लोग सिंगल आइसोलेटेड एक मेटालिक प्लेट लेंगे। प्लेट इज ए दैट इज कीप्ट ऑन इंसुलेटेड स्टैंड, क्योंकि अर्थिंग नहीं होना चाहिए, चार्ज भागना नहीं चाहिए, आइसोलेटेड एंड इंसुलेटेड। इसमें चार्ज दिए हैं, उस टाइम वोल्टेज में लेट अस सपोज V1 इज द वोल्टेज, पोटेंशियल, वोल्टेज मींस पोटेंशियल, हम लोग डेली लाइफ में वोल्टेज बोलते हैं, साइंटिफिकली इट इज द पोटेंशियल। लेट अस सम पॉजिटिव चार्ज बी गिवन टू दिस प्लेट till its potential become maximum। मैक्सिमम छोड़ो, ऐसे कुछ देकर रखे हैं, मैक्सिमम बोलने की खास जरूरत नहीं, कुछ चार्ज हम देकर रखें, और चार्ज उसमें हम ऐसा देकर रखें जो टच भी नहीं करेंगे, चार्ज वो रह जाएगा इतना ही। Q is the amount of charge given to the insulated plate। ऐसे स्टैंड को रखा गया ना, इसलिए इंसुलेटेड प्लेट बता रहा हूँ। यहाँ V1 is the potential, इसमें V लिखा हुआ है, ये V1 is the potential, let us suppose first। तो Q is equal to C1 V1 from our above discussion। ये फॉर्मूला हम किसी के भी लगा सकता हूँ, एक कैपेसिटर के भी लग सकता है, कोई भी कंडक्टर के लिए फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर Q चार्ज दिया गया है, उसमें V1 पोटेंशियल है, तो हम लिखेंगे Q इक्वल टू C1 V1 और C1 इक्वल टू Q बाई V1। अभी इसको रहने दीजिए इक्वेशन। अभी हम सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं, उसको तो रहने देते हैं। आर एक ऐसे ही अनचार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्लेट को उसको बगल में रख देते हैं, अनदर इंसुलेटेड मेटल प्लेट, अनचार्ज, चार्ज नहीं है इसमें। तो इसके इन्फ्लुएंस में ए का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है इसके इन्फ्लुएंस में आ गया। तो बी में इंडक्शन हुआ है। इंडक्शन का आप जानते हैं, जो क्लोजर एंड होता है तो उसमें ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, और फार एंड में क्या होता है ना, सिमिलर चार्ज इंड्यूस होता है, तो इसमें इंडक्शन हो गया। अभी ये चार्ज इंड्यूस हो गया, इसका भी अपना फील होता है, अपना पोटेंशियल होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है ना, यहाँ पर पोटेंशियल बना रहा है, पॉजिटिव भी यहाँ पर पोटेंशियल उसके लिए भी है, और अपना खुद के लिए भी पोटेंशियल है। मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट था, नेगेटिव के लिए कितना हुआ है, -4 वोल्ट, पॉजिटिव के लिए हुआ +3 वोल्ट। प्लस सर इसमें कम क्यों बोल रहे हैं, या थोड़ा दूर में है, थोड़ा डिस्टेंस में है, इसके लिए पॉजिटिव होगा, लेकिन उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, नेगेटिव ज्यादा होगा। और पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, तो इसका अपना एक पोटेंशियल था, नेगेटिव के लिए उसको नेगेटिव कीजिएगा, माइनस करो, और प्लस के लिए फिर प्लस कीजिए। तो टोटल पोटेंशियल जो V2 होगा एट दैट टाइम, दैट विल बी लेस देन V1 ड्यू टू द इंडक्शन। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बात हम जो बताया लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, ड्यू टू इंडक्शन द क्लोजर फेस ऑफ प्लेट बी acquires negative charge and its further face acquires a positive charge. The negative charge on plate B tends to reduce the potential on plate A, while the positive charge on plate B tends to increase the potential on A. As the negative charge of the plate B is closer to plate A than its positive charge, so the net effect is that the potential of A decreases by a small amount, that is V2 less than V1, but Q is constant। हम इसको तो टच नहीं किए, लेकिन इसको बगल में रखने के चक्कर में तो V1 अभी पहले था, हम चार्ज इतने ही रखे, लेकिन V2 हो गया, अब V2 less than V1, V2 less than V1, but Q constant। Now if you write at that time कैपेसिटेंस, हम क्या बोलेंगे, उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गया, कैसे, C2 is the Q by V2, तो Q तो सेम है,
V2 क्या हुआ, पहले से कम हो गया, तो क्या बोलोगे ना, C2 ग्रेटर देन C1। अभी ये प्रोसेस को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। B जो कंडक्टर है, इसको यहाँ पर जो इंड्यूस चार्ज इसमें है, तो इसको हम लोग अर्थिंग करते हैं, मतलब एक कंडक्टिंग वायर देकर के अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो चार्ज है ना नियर एंड में, इसको बोलते हैं बाउंड चार्ज, क्योंकि ये प्लस इसको पकड़ कर रखे हैं। लेकिन फार्दर एंड में जो प्लस चार्ज था, इसको तो फ्री चार्ज, मतलब वो तो जाना ही चाहता था, क्योंकि प्लस उसको भगाने चाह रहा, तो प्लस भाग जाएगा, द प्लस चार्ज पासेस टू द ग्राउंड। लेकिन एक्चुअली प्लस जाता है क्या, नहीं जा सकता है। सॉलिड कंडक्टर में प्लस चार्ज फ्लो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लस जाने का मतलब न्यूक्लियस जाना है, मटेरियल का फ्लो होना है, तो सॉलिड में होता नहीं है। बोल सकता प्लस कैसे यहाँ पर टुवर्ड द अर्थ मूव कर रहा है, एक्चुअली प्लस नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आकर के प्लस जितना न्यूट्रलाइज करती है। तो एपारेंट जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी जैसा अगर सोचा जाए, तो हम रिलेटिव हम लोग फ्लो बोलते हैं, प्लस निकल के प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो हुआ है। इलेक्ट्रॉन जमीन से आया, ग्राउंड से आया, तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अभी पहले इस सिचुएशन में क्या था ना, माइनस भी था प्लस था, तो माइनस नदी में था, उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा था, प्लस दूर में था, उसका इफेक्ट कम था। इसके वोल्टेज रिड्यूस किया, भी थोड़ा बढ़ाया, लेकिन अल्टीमेटली रिड्यूस हो गया। लेकिन अभी देखो, ये रिड्यूस करने वाला चार्ज है, लेकिन जो बढ़ाने वाला प्लस चार्ज था तो है नहीं अभी। तो अल्टीमेटली पहले जो था, जो पोटेंशियल था, रिजल्टेंट पोटेंशियल अभी बहुत ही घट जाएगा, तो V3 जो होगा ना V2 से बहुत ही कम हो जाएगा। नाउ द इफ द प्लेट B इज अर्थ, इट्स पॉजिटिव चार्ज गेट्स, इसमें गेट होगा, दिस इज रॉन्ग स्पेलिंग, गेट्स न्यूट्रलाइज्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ टू द प्लेट B, मतलब ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। द नेगेटिव चार्ज ऑन B is held in position due to the positive charge on A. The negative charge on B reduces the potential of A considerably and hence increases its capacitance by a large amount. तो Q तो remains same, Q तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन V3 सबसे कम हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हो गया, तो C3 कितना होगा, बहुत ज्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, जब सेम वोल्टेज फिर इसको आप करने चाहते हैं जो शुरुआत में था, अभी जितना चार्ज है उससे बहुत ज्यादा चार्ज इसमें देना पड़ेगा, मतलब एट द सेम वोल्टेज यू कैन स्टोर मोर अमाउंट ऑफ चार्ज। हम उस एंगल से अगर देखें तो अल्टीमेटली इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। अभी जो कैपेसिटेंस की बात होता है, इसमें कैपेसिटेंस ओनली ए का नहीं है, ये पूरा जो ग्रुप है ना, पूरा अरेंजमेंट के कैपेसिटेंस की बात आ जाता है एक्चुअली, क्योंकि अरेंजमेंट है, एक अर्थ कंडक्टर है तभी बना है, और ऐसा टाइप अरेंजमेंट को ही हम लोग एक शब्द में बोलते हैं कैपेसिटर। प्रैक्टिकल कैपेसिटर चाहे कंडेंसर एक सिंगल कंडक्टर नहीं है, एक अरेंजमेंट है, एटलीस्ट उसमें दो गो कंडक्टर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन दोनों में टच नहीं होना चाहिए, टच होगा तो ये चार्ज भी भाग जाएगा, चार्ज स्टोर ही नहीं होगा। ये टोटल चार्ज अगर टच कराओगे दोनों में तो टोटल चार्ज भाग जाएगा, तो यहाँ कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, और ना तो इसका हम लोग मतलब वो बात कर पाएंगे, जो कैपेसिटेंस की बात कर पाएंगे। तो इसमें जो है कैपेसिटर, ये जो है ना अरेंजमेंट कैपेसिटर, नाउ वी कैन डिफाइन द कैपेसिटर। The capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy। मतलब एक अरेंजमेंट है कैपेसिटर, कोई एक सिंगल कंडक्टर नहीं है, एटलीस्ट दो कंडक्टर होना चाहिए, बेसिक पार्ट जो है, अब बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। एक कंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग कर देंगे, और एक कंडक्टर में चार्ज रखेंगे, तो इसमें जितना प्लस क्यू चार्ज होगा इसमें इतना ही माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा। तो इसमें नेट चार्ज हम लोग जीरो नहीं बताएंगे, नेट चार्ज तो यहीं पर है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, जो चार्ज हम लोग रखे यहीं पर रखे हैं। कभी कभी सोचते हैं जो सर अभी तो इसमें प्लस क्यू है, इसमें माइनस क्यू है, क्योंकि अर्थिंग किया हुआ है, तो नेट चार्ज जीरो है, चाहे नेट चार्ज टू क्यू है ना, नेट चार्ज हम लोग क्यू का ही मानेंगे। नेट चार्ज इन द केस द क्यू इज द नेट चार्ज, नॉट द जीरो नॉट द टू क्यू, ये याद रखोगे, बहुत सारा जरूरत पड़ेगा इसका। तो ये जो है ना, इसको अरेंजमेंट को बोलते हैं कैपेसिटर। क्या है ना, दो मेटल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो बीच में सेपरेशन होना चाहिए, और इसको कंडेंसर भी बोलते हैं, मार्केट नेम कंडेंसर, एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज ओपनली आस्क्ड इन द डिफरेंट एग्जामिनेशंस, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। वो जो हम लोग इतना समझे ना, ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये तो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आता, ये तो आपको समझाने के लिए इतना बात किया गया, लेकिन जब एग्जाम में आप लिखोगे तो लिखोगे प्रिंसिपल को ही बेसिकली लिखोगे, क्या चीज है। Now, the capacitance of an insulated conductor is increased considerably by bringing near it an uncharged conductor connected to earth.
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर और कंडेंसर। ये असली बात है। हम इतना टाइम जो हम समझ रहे थे उसको हम लोग इस लैंग्वेज में लिख लेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। प्रिंसिपल किसका? प्रिंसिपल कैपेसिटर का प्रिंसिपल, कैपेसिटेंस का नहीं है। कैपेसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंडेंसर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज इंक्रीज कंसिडरेबली, मतलब बहुत ज्यादा कर देते हैं, इंक्रीज हो जाता है। बाई ब्रिंगिंग नियर इट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर, कैसा होना चाहिए? कनेक्टेड टू द अर्थ होना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर और कंडेंसर। बात यही होता है जो सर हम लोग जो घर में क्या अर्थिंग करते हैं, एक्चुअली एक न्यूट्रल के साथ ऐड करते हैं। न्यूट्रल के साथ ऐड करते हैं, न्यूट्रल अर्थिंग ही है, एक टाइप का न्यूट्रल है। चाहे प्लस माइनस के साथ माइनस को हम लोग अर्थिंग मान लेते हैं, प्लस के साथ एक प्लेट, माइनस का दूसरा प्लेट। तो इसका सिंबल हम लोग यूज करेंगे जब सर्किट डायग्राम करेंगे इसका, तो हम सिंबल यूज करेंगे दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर। ये फिक्स्ड का है। अब वेरिएबल कैपेसिटर बहुत जगह पर हम लोग डिफरेंट सर्किट में वेरिएबल कैपेसिटर, जैसे ट्यूनिंग सर्किट इन फ्यूचर हमको मिलेगा, जो कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है ट्यूनिंग सर्किट के लिए वेरिएबल कैपेसिटर, तो इसके एरो ऐसा दे दिया जाता है, दैट मीन्स इट इज एडजस्टेबल कैपेसिटर। वी कैन यूज द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस बाय यूजिंग ए सिंगल कैपेसिटर। मतलब ये कुछ होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं हम लोग, तो एक ही कैपेसिटर में डिफरेंट वैल्यू हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसा टाइप कैपेसिटर का सिंबल होता है दिस एरो। अभी अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिकल शेप कैपेसिटर मिलेगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन हम लोग को सिलेबस में ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। थिंग्स कैपेसिटर पैरेलल प्लेट है, जैसे यहाँ देख रहे हैं पैरेलल दो प्लेट दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है जो ओनली पैरेलल प्लेट के लिए ही सिंबल है। कोई भी टाइप का ज्योमेट्रिकल शेप कुछ भी हो, चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलिंड्रिकल हो, सबके लिए सिंबल यही यूज होता है। तो ये इस आज इतना तक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बेसिकली कैपेसिटेंस को और बढ़िया से समझेंगे, उसका यूनिट को भी फिर एक बार समझेंगे, उसको फिर से एक बार डिफाइन करेंगे, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेकर डील करेंगे। और उसमें देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जाता है, कितना होता है, कौन कौन फैक्टर को डिपेंडेंट है, किसको पर डिपेंडेंट नहीं है, ये सारा बात कल हम लोग समझेंगे। तो ये जो वीडियो है इसको देखोगे, और इसका जो हैंड रिटन नोट है उसको आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा। और ये सब वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है? तो ये जो नया डेली एक एक वीडियो अपलोड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए। नाउ इट इज द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। थैंक यू।